हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि लेखपाल की 8085 वैकेंसी आ चुकी हैं और इस बार जो भर्ती होगी वो मंडलवार होगी। और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि हम लोग आपके लिए जो हमारे आदित्य जीएस क्लासेस से जुड़े हुए हैं उनके लिए हम लोग एक नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं, जिसमें ग्राम, समाज और विकास जो कि एक सब्जेक्ट है, जो 25 क्वेश्चन जिसमें से आएंगे, 25 नंबर के होंगे। और जीएस के भी 25 क्वेश्चन होंगे, लेकिन ग्राम, समाज और विकास के लिए हम वीडियोस लाने जा रहे हैं जिसको आपको पढ़ाएंगे सुमित सर। ठीक है, और आज ही से हम वो वीडियो शुरू करेंगे ग्राम समाज के, और लगभग 15-20 वीडियो में शायद वो ख़त्म भी हो जाएगा पूरा ग्राम, समाज एवं विकास। और जिस तरह से वो पढ़ाएंगे आप उसी तरह से पढ़ते जाइए, और ये मेरी गारंटी है कि 25 में से 20 क्वेश्चन के आसपास और 20 से ज़्यादा ही क्वेश्चन उनके पढ़ाए हुए में से ही आएगा। ठीक है, चलिए अब सुमित सर वीडियो पढ़ाएंगे। और हाँ, इतना ज़रूर और मैं आपको बता दूं कि चाणक्य विजय एकेडमी में हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं लेखपाल की, वो भी शुरू हो चुकी हैं, तो जो लोग वहाँ भी जुड़ना चाहते हैं हमसे, वहाँ पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब सुमित सर आपको पढ़ाएंगे, और वो जो भी पढ़ाएंगे उसके बारे में आप अपनी कमेंट में राय जरूर दें कि आपको ये पढ़ना उनसे कैसा लगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग साथियों। जैसा कि अभी आदित्य सर ने आपको बताया कि ग्राम विकास और समाज, इसकी आपकी क्लासेस होंगी। तो हम लोग, आप ये समझ लीजिए कि 25 वीडियो में, यानी 25 टॉपिक अपने लगभग मान के चलिए कि 25 वीडियो में हम लोग ग्राम, समाज और विकास को पूरा ही समाप्त कर देंगे, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आप ये लोग मान के चलिए। तो हम लोग इसे शुरू करते हैं। और सबसे पहला आज जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आप लोगों को, वो राजस्व लेखपाल से स्टार्ट करूंगा कि लेखपाल क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, और सबसे पहले ये लेखपाल शब्द आया कहाँ से, इन सब के बारे में हम थोड़ी सी विस्तार से चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो आज अपना जो पहला टॉपिक है ग्राम विकास एवं समाज में, वो है राजस्व लेखपाल। राजस्व लेखपाल, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए ये पद आया कहाँ से। तो आप लोग जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो लोग नोट भी करते चलिए साथ में और समझिए। तो राजस्व लेखपाल, ये राजस्व विभाग का सबसे छोटा अधिकारी होता है। कैसा? सबसे छोटा अधिकारी, सबसे छोटा अधिकारी होता है। किसका? राजस्व विभाग का सबसे छोटा अधिकारी कौन होता है? राजस्व लेखपाल। और सबसे बड़े अधिकारी की यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सबसे बड़ा अधिकारी, राजस्व विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी डीएम, और सबसे छोटा अधिकारी राजस्व लेखपाल होता है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले ये राजस्व लेखपाल ना होकर पटवारी हुआ करते थे। तो शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, इनके टाइम पर पटवारी जो था वो पद सृजित किया गया था। शेरशाह सूरी के टाइम पे पटवारी का पद सृजित किया गया था। आप लोग लिखते चलिएगा, पटवारी पद सृजित किया गया था। और अकबर के टाइम पर, किसके टाइम पर? अकबर के टाइम पर इसमें काफ़ी सुधार किए गए। अकबर के टाइम पर काफ़ी सुधार किए गए, और उस सुधारों में से जो एक सुधार है उसे कहते हैं हम कृषि वर्ष। कौन सा? कृषि वर्ष या फिर फसली वर्ष। फसली वर्ष, कृषि वर्ष और फसली वर्ष लाने का श्रेय किसे जाता है? अकबर को जाता है। और पटवारी शब्द सबसे पहले सृजित किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। उसके बाद यदि हम बात करें 1918 ईस्वी, 1918 ईस्वी में ब्रिटिश काल में, 1918 में ब्रिटिश काल में प्रत्येक गांव के लिए एक पटवारी
उन्होंने अपना पटवारी नियुक्त किया था, जो किसके अंडर पे काम करता था, जो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता था। यानी इसमें जो पटवारी था वो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता था। कौन? पटवारी। और प्रत्येक गांव का एक पटवारी हुआ करता था। अब बात आती है कि ये पटवारी से लेखपाल बनने की प्रोसेस हुई कैसे। तो एक व्यक्ति हैं जिनका आपने नाम सुना होगा, चौधरी चरण सिंह। सुना है नाम? चौधरी चरण सिंह। ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं 1979 में, और ये 6 माह के लिए प्रधानमंत्री बने थे। कौन? चौधरी चरण सिंह। इन्हें किसानों का नेता भी कहा जाता है। किसानों के नेताओं की अगर सर्वश्रेष्ठ नेता की बात करें तो चौधरी चरण सिंह उनमें से एक हैं। हाँ, इन्होंने ये यूपी के राजस्व एवं कृषि मंत्री थे 1954 में। 1954 में ये उत्तर प्रदेश के राजस्व एवं कृषि मंत्री थे, और उस समय मुख्यमंत्री कौन था? डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उसी टाइम पर क्या हुआ था, इससे पहले जब इनकी सरकार नहीं थी तो 1952 में 1952 में एक जमींदारी उन्मूलन विधेयक पास हुआ था। कौन सा विधेयक पास हुआ था? जमींदारी उन्मूलन विधेयक 1952 में। और 1954 में इन्हीं की सरकार ने, चौधरी चरण सिंह जिसमें राजस्व एवं कृषि मंत्री थे, इस विधेयक को लागू किया, जिससे पटवारियों को काफ़ी नुकसान होने लगा। तो पटवारियों ने इसका विरोध किया, और लगभग कहा जाता है कि 27,000 पटवारियों ने, कितने पटवारी? 27,000 पटवारियों ने इस्तीफा दे दिया। उन्हें लगा कि हम इस्तीफा दे देंगे तो हो सकता है ये विधेयक ना लाया जाए। लेकिन चौधरी चरण सिंह किसानों के अच्छे नेता थे, उन्होंने 27,000 जो थे पटवारी, इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। और इनकी जगह, ऐसा नहीं कि स्वीकार कर लिया इस्तीफा, उसकी जगह वो पद खाली हो गए। इनका इस्तीफा लेकर 27,000 नए पद का सृजन किया और उसे लेखपाल नाम दिया। यानी तब से इन्होंने क्या आ गया, पटवारी की जगह लेखपाल। तो यदि आपसे कोई पूछे कि लेखपाल कहाँ से आया है तो आप समझ जाएंगे, पहले पटवारी हुआ करते थे चौधरी चरण सिंह के टाइम पे। उससे पहले 1952 में जमींदारी उन्मूलन विधेयक आया, जिसे 1954 में इन्होंने लागू करवाया, और इसके विरोध में 27,000 पटवारियों ने अपना इस्तीफा सौंपा। और इस्तीफे को मंजूर किसने किया था? उस समय के राजस्व एवं कृषि मंत्री चौधरी चरण सिंह ने, और जिसके बाद इन्होंने इसकी जगह लेखपाल के पद को सृजित किया। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है। देखिए, मैं नेक्स्ट पार्ट जब लाऊंगा तो उसमें आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर भी देना है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा बिल्कुल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा। और ये सही कर लेना, जरा भिगा लेना। अब हम आगे देखते हैं। तो इसमें हम अब बात करेंगे कि लेखपाल पदों का वर्णन या लेखपाल पद का संबंध इसका उल्लेख किसमें है। तो पहले हम बात करेंगे कि पहले किसमें था और अब किसमें है। तो पहले ये था उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 और धारा 23।
इसमें लेखपाल के पद के संबंध में बात कही गई थी कि लेखपाल का एक पद होगा। किसमें कहा गया था? उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 धारा 23 में। आपसे ये क्वेश्चन सीधा सीधा पहले के एग्जामों में पूछा हुआ है, लेकिन अब इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब क्या हो गया है? ये उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली, उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2015। इसमें लेखपाल के पद की बात कही गई है। और जो आपकी वैकेंसी इस समय आई हैं 8085, उसमें जो मंडलवार श्रेणी क्रम इस बार रखा गया है वो कौन से अधिनियम के द्वारा है? उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2015 के द्वारा है, ना कि इसके द्वारा उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23। तो अब ये ना हो कि कौन सा है? उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2015। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है। अब हम लोग इसके लेखपाल के कुछ कार्य देख लेते हैं कि लेखपाल के कार्य क्या क्या हैं और जरूरी दस्तावेज क्या हैं। हम इसमें आगे देखेंगे लेखपाल के कार्य। अब लेखपाल के कार्यों का वर्णन कर लेंगे थोड़ा बहुत। नंबर एक बात हम पॉइंट वाइज देखते चलेंगे। लेखपाल भू अधिकारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भू या भूमि अधिकारी, भूमि अधिकारी कहा जाता है। दूसरी बात यह है अपने क्षेत्र या अपने हलके का, हलका कहते हैं क्षेत्र को, तो अपने हलके का, हलके या क्षेत्र का लेखा जोखा रखता है। क्या करता है? अपने हलके का लेखा जोखा रखता है। अगली बात यह है भूमि का हस्तांतरण करता है। भूमि का हस्तांतरण करने का मतलब, जैसे कि मान लीजिए आपके पिताजी के नाम पे ज़मीन है और पिताजी की डेथ होने के कारण या किसी और वजह के कारण वो आपको सौंपना चाहते हैं, ज़मीन आपके नाम करना चाहते हैं, तब लेखपाल कार्य करेगा। और क्या करेगा? भूमि का हस्तांतरण करेगा, यानी कि भूमि के हस्तांतरण का कार्य करता है। हस्तांतरण का कार्य करता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, भूमि के हस्तांतरण का कार्य जरूर लेखपाल करता है, लेकिन किसकी मदद लेता है या किसकी राय लेता है? ये एसडीएम और तहसीलदार की। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा एसडीएम या तहसीलदार, एसडीएम या तहसीलदार की राय लेकर ही ये भूमि का हस्तांतरण करता है। उसके बाद और अगर हम इसकी बात करें तो लेखपाल के पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं उसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक आपने सुना होगा खसरा, खतौनी, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा भी कर लेंगे। खसरा, खतौनी, उसके बाद एक होता है गिरदावरी, गिरदावरी, रोजनामचा, गिरदावरी, रोजनामचा, और उसके बाद सजरा आदि महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट लेखपाल के पास होते हैं। तो ये इसके कार्य हो गए। और उसके बाद एक आध कार्य की अगर और बात करें तो लेखपाल का जो एक और इम्पोर्टेंट कार्य है वो क्या है? अतिक्रमण, अतिक्रमण को हटाना, अतिक्रमण को हटाना। अब आप कहेंगे अतिक्रमण को हटाना कैसे? तो उसके क्षेत्र या उसके हलके में जो भी अतिक्रमण होगा, किस पे? जैसे मान लीजिए पंचायतों की भूमि पे अतिक्रमण कर देते हैं लोग, या सरकारी ज़मीनों पे अतिक्रमण कर देना, तो उसको हटाने का कार्य भी कौन करेगा? उसकी रिपोर्ट भी कौन बनाएगा? वो लेखपाल बनाएगा। तो अतिक्रमण को हटाना भी लेखपाल का ही कार्य है। ठीक है, इतनी बात समझ में। ये होगा इसके कार्य की बात। अब हम लोग कुछ और बातें भी कर लेते हैं थोड़ी कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट हैं या लेखपाल के कार्यों में और क्या क्या इम्पोर्टेंट है।
अब देखिए लेखपाल के कार्य में सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, इसकी पड़ताल। क्या है? पड़ताल। देखिए पड़ताल को समझ लीजिए। लेखपाल द्वारा अपने हलके या अपने क्षेत्र में प्रतिवर्ष निरीक्षण करना ही पड़ताल कहलाता है। और ये पड़ताल प्रत्येक लेखपाल अपने हलके में 3 बार करता है। एक वर्ष में कितनी बार करेगा? 3 बार करेगा। यानी कि पड़ताल एक वर्ष में 3 बार होती है। और कहाँ? लेखपाल अपने हलके में करता है, अपने क्षेत्र में। लेखपाल अपने क्षेत्र में करता है। ये पड़ताल 3 तरह की होती हैं और 3 बार होती हैं। नंबर 1 पहली पड़ताल। पहली पड़ताल इसे हम कहते हैं खरीफ की पड़ताल। किसकी पड़ताल? खरीफ की पड़ताल, या सीधे सीधे आप लिख लीजिए खरीफ पड़ताल। और ये होती है आपकी 10 अगस्त से। 10 अगस्त से शुरू होती है और जब तक होगी तब तक ये चलती है। यानी पहली पड़ताल आपकी हो गई खरीफ की पड़ताल। दूसरी पड़ताल, यदि हम दूसरी पड़ताल की बात करें, दूसरी पड़ताल की बात करें तो ये कौन सी हो जाएगी? रबी की पड़ताल। रबी पड़ताल। रबी की पड़ताल हो जाती है और ये कब से होती है? 1 जनवरी से। 1 जनवरी से स्टार्ट होती है। और तीसरी पड़ताल मैंने बताया है कि एक वर्ष में कितनी बार पड़ताल करेगा? 3 बार करेगा। पहली पड़ताल खरीफ की पड़ताल 10 अगस्त से। दूसरी पड़ताल रबी की पड़ताल कितना? 1 जनवरी से। और तीसरी पड़ताल जो करेगा वो कौन सी पड़ताल कहलाएगी? बताइए। जायद की पड़ताल, यानी जायद पड़ताल। और ये जायद पड़ताल कब से स्टार्ट होगी? 1 मई से। ये आपको ध्यान रखना है, कब से स्टार्ट होगी? 1 मई से स्टार्ट होगी। तो ये तीनों पड़ताल आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने के लिए इसमें बहुत कुछ पढ़ने को है ग्राम विकास में, लेकिन आप केवल उतना पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपसे कृषि वर्ष पूछा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि अकबर के टाइम से कृषि वर्ष स्टार्ट हो गया था और अकबर ने ही शुरू किया था। और ये शुरू किस तरह से किया था आप ये भी समझ लीजिए। तो अकबर ने कृषि वर्ष या फसली वर्ष लाया था, तो उसने कहा कि मैं 1555 क्या 1555 ईस्वी को, मैं 1555 ईस्वी को एक वर्ष, एक आधार वर्ष मानकर इसे 963वां फसली वर्ष घोषित कर रहा हूं। किसने कहा? अकबर ने कहा मैं 1555 ईस्वी को 963वां फसली वर्ष मान रहा हूं और अब से फसली वर्ष स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कृषि वर्ष स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अब आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि जैसे कि अब पूछ ले आपसे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए अभी पेपर लेखपाल का होने वाला है और आपसे पूछ ले कि इस समय कौन सा फसली वर्ष चल रहा है, बताइए कौन सा फसली वर्ष चल रहा है। देखिए इस समय जो फसली वर्ष चल रहा है वो है 1429वां। कौन सा चल रहा है? 1429वां फसली वर्ष चल रहा है। अब कैसे फसली वर्ष को निकाला जाता है ये मैं आपको बताऊंगा अभी, और उसके बाद आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपसे कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए। तो समझिए यहाँ पे अब इसने कहा कि 1555 में 1963वां फसली वर्ष मैं मान रहा हूँ। तो यानी कि पहला फसली वर्ष कब होगा? पहला फसली वर्ष तभी तो होगा जब 1555 ईस्वी में से हम 963 को माइनस कर देंगे, यानी कि 2 और यहाँ पे कितना बचेगा? 9 और यहाँ पे 5, यानी कि 592।
और ये 592 ही निर्धारित करता है कि इस समय कौन सा फसली वर्ष चल रहा है। मान लीजिए इस समय 2021 चल रही है, आपसे पूछ ले कि इस समय कौन सा फसली वर्ष चल रहा है, तो 2021 में से आप लोग क्या करेंगे, 592 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9241, 1429वां आ गया। अब ध्यान कैसे रखेंगे, मान लीजिए ये 1429 कब तक चलेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कृषि वर्ष कब से कब तक का होता है। पता है आप लोगों को, बताइए अरुण, पता है? नहीं पता है तो देखिए कृषि वर्ष की टाइमिंग क्या होती है, 1 जुलाई से प्रारंभ होता है और 30 जून तक चलता है। कब तक? जो कृषि वर्ष है वो कब से कब तक चलेगा, 1 जुलाई से और 30 जून तक। एक वर्ष हो गया, 1 जुलाई से 30 जून तक चलेगा कृषि वर्ष। अब यानी कि ये 1430 में कब कन्वर्ट होगा, 30 जून के बाद। यानी अगर आपका पेपर, आपका लेखपाल का एग्ज़ाम 30 जून से पहले हो गया और आपके सामने क्वेश्चन बन के आया कि कौन सा फसली वर्ष चल रहा है, तो आप क्या लगाएंगे, 1429वां फसली वर्ष चल रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और किस तरह से निकाला जाता है, कोई भी संधि हो, मान लीजिए 2022 के जून के बाद आपसे पूछे, मान लीजिए जुलाई में पूछे, जुलाई 2022 में कौन सा फसली वर्ष चलेगा, तो आप क्या करेंगे, 2022 में से 592 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 1430वां। ठीक, इस तरह से आप निकालेंगे। तो आपके लिए एक मैं क्वेश्चन भी अभी देता जा रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में 2016 में कौन सा कृषि वर्ष था या कौन सा फसली वर्ष था, कृषि वर्ष था। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा और जो आंसर देगा उसका नाम मैं कल आगे वाली वीडियो में ज़रूर लूँगा। ठीक है, तो इतनी बात आपने नोट कर ली। ठीक है, अब आगे 1-2 चीज़ें और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट में देख लेंगे। जैसे कि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, जैसे खसरा, खतौनी, रोजनामचा, गिरदावरी। गिरदावरी को चलो अभी समझ लेंगे, लेकिन कुछ बड़े बड़े जो टॉपिक हैं उसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में निपटाएंगे। छोटी छोटी वीडियो के रूप में सारे ही हम देख लेंगे, लगभग 25 वीडियो में हम सारा ही ग्रामीण समाज और विकास कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तब इसके बाद एक नेक्स्ट हेडिंग होती है गिरदावरी। गिरदावरी और एक नाम आपने सुना होगा सजरा, सुना है सभी ने, गिरदावरी और सजरा। तो गिरदावरी क्या होती है, भूकृषि का रिकॉर्ड। लेखपाल के पास भूकृषि का जो रिकॉर्ड होता है उसी को क्या कहते हैं, गिरदावरी, यानी भूकृषि का रिकॉर्ड, उसे क्या कहेंगे, गिरदावरी। और सजरा क्या होता है, तो गाँव का नक्शा सजरा कहलाता है। यानी लेखपाल के पास जो नक्शा होगा उसे वो नक्शा नहीं कहते हैं, वो लोग कहते हैं हमारे पास सजरा है। और ये सजरा गाँव का नक्शा होता है, गाँव का नक्शा। और ये नक्शा कपड़े का होता है, और ये नक्शा कपड़े का होता है। आप सभी ने देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो ज़रूर किसी लेखपाल से मिलिए और उससे कहिए अपना सजरा दिखाइए। तो सजरा का मतलब चेहरा नहीं दिखाएगा आपको, वो आपको क्या दिखाएगा, नक्शा दिखाएगा, गांव का नक्शा। और वो कपड़े का बना होगा और उसमें क्या होंगी, बीच बीच में पट्टियाँ भी पड़ी होती हैं, और पट्टियाँ भी कपड़े की ही होती हैं। और उसमें रेड कलर से इंगित किया गया होता है कई खेतों को। आपको दिखा भी दिया जाएगा, यहाँ पर सजरा ला के मैं किसी दिन आपको दिखा दूँगा। तो सजरा और गिरदावरी आप लोग समझ गए होंगे, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। अब हमारे जो इम्पोर्टेंट कागजात हैं, जैसे खसरा क्या है, खतौनी क्या है, या खसरे को क्या हम भू अधिकार अभिलेख भी कहते हैं, नहीं कहते हैं, या खतौनी को कहते हैं, या दोनों के मिक्सचर को कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम अगले पार्ट में इसे कवर करेंगे। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और जैसा भी आपको लगता है आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।